Hi everyone, so today here we are back again with your of biology, that is heredity and evolution. तो एवोल्यूशन को तो दिमाग में रखो ही मत, क्योंकि एवोल्यूशन तो भैया गया है कट। सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस में से ये तो कट गया है। अब आपको सिर्फ हेरिडिटी आना है, जो कि आपका कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको एक बार समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अब कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको नहीं आया दिमाग में, सो इट इज़ काइंड ऑफ ट्रिकी टॉपिक, और इसमें से आपको केस बेस्ड क्वेश्चन आते होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 5 मार्क्स वगैरह में आता है। सैम्पल पेपर देखोगे, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें मुझे लगता है आई कलर पे क्वेश्चन है। डोंट वरी, जल्दी इसका भी डिस्कशन आ रहा है, क्योंकि पहले वी आर फोकसिंग ऑन कि हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए, उसके बाद वी विल बी डूइंग सैम्पल पेपर। तो वो आई कलर पे है, तो उसमें आपको केस बनाना पड़ेगा। तो उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऊपर वाला तो बहुत ईजी है, नीचे वाला हल्का सा डिफ़िकल्ट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आपका हेरिडिटी। ये तो कट गया है। नाउ इफ वी स्टार्ट हियर, तो ये तो काटो। ओके, हेरिडिटी। If it is not the strongest of species, that's why it's not the most intelligent, but one of the most responsive to change, चार्ल्स डार्विन। तो ये आपका वैसे दिया रहता है इस बुक में, टू स्टार्ट द चैप्टर। तो सी, it has been observed that the seed of lychee fruit grows into lychee plant. A cat gave birth to kittens, not any other animal. Reproductive processes include sexual reproduction. Sexual reproduction gave rise to new individuals that are similar but certainly different. Thus, the parent's character are transferred to offspring through reproduction. Study of heredity is termed as genetics. देखो, अगर आपके पास एक लीची फ्रूट का सीड है तो वो लीची प्लांट में ग्रो होगा। अगर आपके पास कैट है तो वो किटन को बर्थ देगी, कोई भी और एनिमल को नहीं है। कैट हमेशा किटन्स को ही बर्थ देगी, कोई काफ को, ह्यूमन बेबी को बर्थ नहीं दे सकते। सो जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनकी वजह से न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं। पर वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, बट उनमें से हल्के से चेंज हो जाते हैं। लाइक वो फुली ब्लूप्रिंट कॉपी नहीं होते, दे हैव सब्टल चेंजेस। चाहे वो अपीयरेंस में हो, चाहे जेनेटिक्स में हो, चाहे उनके कोई भी रिसेप्टर में हो, इट माइट बी एनी डिफरेंस। तो आपके पास जब हमारे पेरेंट्स करेक्टर्स होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग के, पेरेंट हैं, इनके करेक्टर ट्रांसफ़र होंगे ऑफस्प्रिंग को बाय रिप्रोडक्शन। अब जो स्टडी है आपकी हेरिडिटी की, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, आपका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लें, यहाँ पे आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरियाज़ हैं। 2 बैक्टीरिया लिए मैंने। तो पहला बैक्टीरिया है आपका पेरेंट बैक्टीरिया, और दूसरा है ऑफस्प्रिंग। तो इसमें क्या है, इसमें भी न्यूक्लियस है और इसमें भी न्यूक्लियस है। दिखने में क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, बट ये क्या है, इसको कोई और फीचर अलग है, इसमें हल्का सा चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल, इसका जो आपके पास थर्मो रिसेप्टर है, वो आपका 25 डिग्री सेल्सियस तक ही बियर कर सकता है, पर जो इसका थर्मो रिसेप्टर है वो बियर कर सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये क्या आ गया, ये इसको ही तो हम कह देते हैं चेंज आ गया। तो इस तरीके से ऐसे नहीं है कि ये था हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, और इसका ऑफस्प्रिंग अमीबा हो गया। ये नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो आपके पास चेंज आ सकते हैं, बट आपके पास टोटली स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? तो यही आपकी इंट्रोडक्शन कह रही थी। सो स्टार्टिंग विद वेरिएशंस, variation refers to the differences between individual same species and also between offspring of the same parent. अब आपका वेरिएशन क्या है, वेरिएशन क्या है, डिफरेंस है जो कि इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसी के बिटवीन
होगा। जैसे वही स्पीसीज़ में एक हमारे पास जो बैक्टीरिया है वो 25 डिग्री सेल्सियस बियर कर सकता है और हमारे पास दूसरा ऑर्गेनिज्म 30 डिग्री सेल्सियस बियर कर सकता है। एंड ऑल्सो बिटवीन ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट, अगर एक सेम पेरेंट है तो उसके जो दोनों ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें जो भी डिफरेंसेस आएंगे उसको हम वेरिएशन कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये चैप्टर एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा, वैसे नहीं आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये अमीबा है, ड्यू टू सम चेंज इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो दोनों इस तरीके से बने हैं। बट डिफरेंस क्या है इनमें कि ये जो अमीबा है इसके पास जो ये अमीबा है उसका साइज़ बड़ा हो गया हल्का सा, तो वो डिफरेंस आ गया, वो वेरिएशन आ गया। आपके पास जो इनके रिसेप्टर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, ए का रिसेप्टर्स बी से ज़्यादा एफिशिएंट है तो इनमें वेरिएशन आ गई, कोई भी डिफरेंस आ गया, चाहे स्ट्रक्चर में हो चाहे फंक्शन में हो, आपका वो वेरिएशन कहलाएगा। देन यू हैव अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन। अकमुलेशन ऑफ वेरिएशन क्या है? Variation are visible among different individuals. Variations are created due to changes in environmental factors and type of reproduction method. अब जो accumulation है आपके वेरिएशन की, तो वेरिएशन है वो विजिबल होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में, आप देख कर बता सकते हो। जो वेरिएशन है वो क्रिएट होते हैं ड्यू टू कि आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आ गया और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड, वेदर इट इज़ सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो वेरिएशन पे असर डालते हैं और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन मेथड कि हमारा ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो अब आपके पास आ गए इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल्स वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। For example, bacteria that can tolerate heat will survive better in heat wave. Selection of variants by the environmental factors forms the basis of evolutionary process. अब देखो जो environmental factors है, अगर आपका नेचर क्या है वेरिएशन का, डिफरेंट इंडिविजुअल के पास डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेज होंगे कि आपका जैसा आपका डिफरेंस है उस टाइप के उसके एडवांटेज होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैक्टीरिया के पास हीट टॉलरेट करने की ज़्यादा क्षमता है तो वो हीट वेव को अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो जो हमारे सिलेक्शन है वेरिएंट्स के, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर से होते हैं वो फॉर्म करते हैं कि हमारी एवोल्यूशन कैसे होनी है। अगर किसी जगह पे हीट इंक्रीज़ हो रही है तो जो आपके ऑफस्प्रिंग है वो एक्चुअली अडेप्ट करके वो हीट को सर्वाइव करने के लिए कैपेबल बनाने के लिए उनमें वेरिएशन आएंगे। अगर कोल्ड है तो वो कोल्ड को सर्वाइव करने के लिए वेरिएशंस आएंगे। क्लियर? कि जो आपका एवोल्यूशन होगा वो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होगा। ऐसे नहीं है कि हीट बढ़ रही है पर आपका जो न्यू वेरिएशन आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू कोल्ड आ रहा है, ये नहीं होगा। अगर आपकी हीट बढ़ रही है तो आपके हीट के रिस्पॉन्स में ही वो आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट मूविंग फर्दर आपके पास आ जाता है आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन। वेरिएशन अपीयर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वेदर ऑर्गेनिज्म है मल्टीप्लाइंग सेक्सुअली। जब आपके पास रिप्रोडक्शन होगी तो आपके पास वेरिएशंस आएंगे, चाहे सेक्सुअली हो चाहे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो। इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन प्रोवाइड्स बोथ कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन एंड सब्टल चेंजेस इन इट फॉर इन द नेक्स्ट जनरेशन। जब आपने कुछ इनहेरिट किया, आपने कुछ लिया है आपकी प्रीवियस जनरेशन मतलब फ्रॉम दी पेरेंट्स, तो आपका जो प्रीवियस जनरेशन है उनमें क्या होगा, एक तो बॉडी डिज़ाइन कॉमन होगा। अब ऐसे नहीं है कि आपका जो फॉर एग्जांपल आपने पैरामीशियम ने रिप्रोड्यूस किया तो उसके बाद ऐसे नहीं है इसका स्ट्रक्चर स्पाइरोगाइरा के जैसा हो गया, जैसे रेजोपस के जैसा हो गया, वो रहेगा तो आपके पास पैरामीशियम का स्ट्रक्चर ही, और उसमें कुछ हल्के फुल्के से चेंजेस आएंगे वो कि जो कि नेक्स्ट जनरेशन में विजिबल होंगे। The second generation will have differences that they will inherit. First generation will
अब देखो जो आपकी सेकेंड जनरेशन है उसमें क्या होंगे, डिफरेंसेस होंगे जो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन से लिए हैं और जो उनके खुद के डिफरेंसेस हैं। क्लियर नहीं होगा। जो आपकी सेकेंड जनरेशन है उसके अब देखो जो आपकी सेकेंड जनरेशन है उसके पास क्या होगा, प्रीवियस जनरेशन के डिफरेंसेस होंगे और न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस होंगे। क्लियर, इतनी सी बात। अब आ गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट अकर्स इन बैक्टीरिया, अमीबा, यूग्लेना, fungi, many plants such as rose, sugarcane, lower animals namely hydra and planaria। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें वन पेरेंट हो और इसमें नो गैमीट्स, मतलब कोई भी आपकी गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये बैक्टीरिया में हो जाता है, अमीबा में हो जाता है और काफ़ी सारे लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे हाइड्रा में हो जाता है और कुछ प्लांट जैसे रोज़ और शुगर केन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से हो जाता है। The asexual reproduction involves one parent only, an organism produced by its inherited all the traits in a single parent। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सिर्फ एक पेरेंट होता है। अब जो ऑर्गेनिज्म है प्रोड्यूस करेगा, अब देखो वन पेरेंट है तो वन पेरेंट की ट्रेट्स ही होंगी, वन पेरेंट्स ट्रेट्स ऑल द ट्रेट्स ऑफ इट सिंगल पेरेंट्स की सारी ट्रेट्स। इट इज़ ऑलमोस्ट एन एग्जैक्ट कॉपी, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। द पेरेंट इज़ नोन एज अ क्लोन, क्लोन है मतलब ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी है, फुल्ली उसके जैसा नहीं पर हद तक उसी के जैसा है। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लोनल रिप्रोडक्शन, क्लोनल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं इसको। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनेगा उसके पास आपके पास कुछ ज़्यादा वेरिएशन नहीं आते और वो आपका ऑलमोस्ट उसके जैसा ही दिखता है। दिस कैन बी नोटेड इज़ दैट द टर्म ऑफस्प्रिंग इज़ नॉट यूज्ड इन केस। अब इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग टर्म का हम यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सेम ही तो है। अब आपका आ जाते हैं क्लोन्स। क्लोन्स क्या है, आपका क्या कर सकते हैं, वेरिएशन आ सकती है, क्लोन्स में भी वेरिएशन पॉसिबल है, इसलिए हमने ऑलमोस्ट कहा है क्योंकि वेरिएशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे इफ़ेक्ट कर सकते हैं या म्यूटेशन हो सकती है। द वेरिएशन ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड विद द कॉज द म्यूटेशन आर सबटैरियन इनहेरिटेबल। अब जो आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं ये खुद में चेंज आते हैं, अगर इन्वायरमेंट चेंज हो गया तो आप चेंज हो जाओगे। तो इसमें कुछ भी आपने पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं किया, पर जो आपके म्यूटेशंस होते हैं वो स्टेबल होते हैं और अपने पेरेंट्स से आप इनहेरिट करते हो। क्लियर? फर्स्ट पेज क्लियर है। अब सेकंड पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल, if a bacterium divides and gives rise to two individuals, then the resultant two bacteria divide again. The four individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them generated due to small inaccuracies. अब इनमें स्मॉल इनएक्यूरेसीज आ जाती हैं डीएनए रेप्लिकेशन में, जिसकी वजह से हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, बट दे आर सेम से ही होते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी है, ये कह रहे हैं आपके पास क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसने डिवाइड किया दो बैक्टीरिया पे और इन्होंने डिवाइड किया आगे दो बैक्टीरिया में। तो आपका ये क्या है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी जनरेशन है P1, मतलब पेरेंट है, पेरेंट ने डिवाइड किया इसमें,
अब आपका जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और म्यूटेशन है, इसमें चेंज आया। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 4 ट्रेड्स लेके चलता हूँ। तो पहले इसकी क्या थी, चारों ट्रेड्स ब्लू थी, मतलब ये ट्रेड्स थी इसकी। अब आगे जाके क्या हुआ कि इसकी हैं जो ये ट्रेड्स सारी ब्लू है, पर इन्वायरमेंटल में ऐसा चेंज आ गया कि ये इसकी ट्रेड पर्पल हो गई, ये इसकी ट्रेड पर्पल हो गई। मतलब कोई आप स्पेसिफिक ट्रेड ले सकते हो, साइज़ ले सकते हो, कलर ले सकते हो, रिसेप्टर चेंज ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बट हम यहाँ पे कलर की बात करें अगर, बट इसमें भी क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन गया, ये बन गया आपका क्लोन, ये आपका बन गया क्लोन। तो आपका आगे क्या होगा, अब इसका मतलब ये नहीं है, तो इसका आगे देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी हल्का सा चेंज आ गया, तो ये 2 रह गए ये वाले, एक आपका पर्पल आ गया, और आपका लास्ट में एक आपका ग्रीन कलर आ गया। तो इसमें इस टाइप का बन गया। दूसरे में क्या हुआ, ग्रीन, इतना तो चेंज नहीं आ सकता, तो ये क्या बन गया, ये बन गया, ये चारों ब्लू बन गया। मतलब ये इसकी एग्जैक्ट सेम कॉपी बन गई, बट इसमें से तो चेंज है। एंड लास्ट पे आपके ये 2 बचते हैं। अगर मैं आपको इनको, ये आपको ओके, तो इसमें क्या हुआ था, यही समझ लो, यहाँ पे आगे भी चारों ब्लू आ गए, तो फिर इसका मतलब ये नहीं है आगे चेंज नहीं होगा। तो आगे क्या आपको मिला, ज़्यादा चेंज मिल गया, दोनों के 2 पर्पल हो गए। सॉरी, इतना चेंज तो नहीं आएगा, बहुत कम चेंज आता है। तो एक पर्पल हो गया और इसका एक आपके पास ग्रीन हो गया, और बाकी सारे ब्लू ही रहे। तो क्या है, आपको ये सारे देखो, ये आपको सारे क्या लग रहे हैं, सेम है, बट इसमें क्या है, एक्चुअली कुछ चेंज आएगा। मतलब ये एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, आप इसको क्लोन कह सकते हो। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही क्लोन है, ये तो एग्जैक्ट है, बट इनमें क्या, ये वाला ओके, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इन चारों में क्या है, आपके पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 चेंज, 5 में आपको चेंज देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे डायग्राम नहीं दी हुई, इसीलिए मैंने आपको समझाया, एनसीईआरटी में इसकी डायग्राम है। क्लियर। अब इनका एक क्वेश्चन है यहाँ पे, वाई डू बैक्टीरिया लुक अलाइक, क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया आपके करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें क्या होता है कि आपकी जो इनएक्यूरेसीज होती हैं, इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपी वेरी लेस, इनएक्यूरेसीज बहुत कम आती हैं। तो वी कैन से दैट एग्जैक्ट सेम कॉपीज और क्लोन्स आर फॉर्म्ड। और आप ये भी लिख सकते हो, ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली 1 पेरेंट एंड 1 ट्रेड्स। और आपके जो चेंजेस आते हैं वो आपके एनवायरनमेंट और म्यूटेशन की वजह से ही आते हैं। क्लियर है, इसीलिए एक जैसे लगते हैं। अब जो जीन है आपका, वो यूनिट है हेरिडिटी की। अगर जीन है तो उसमें चेंज आएगा, तो ये आपकी हेरिडिटी होगी। ये ट्रांसफ़र करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जीन्स। अब जब वो ट्रांसफ़र करता है करेक्टर्स को फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, उसको हम जीन्स कह देते हैं। पहला जीन होता है, फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती हैं, फिर एंजाइम्स होते हैं जो फिनोटाइप ऑफ अ करेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब आपका आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या हो गया, चेंजेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। वेरिएशन इज़ वेरी मच कॉमन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स विच अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब वेरिएशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। The reason for this is that a sexual reproduction involves 2 parents and offspring receive some traits from one parent and some traits from other. अब इसमें क्या है, इसमें क्या है, 2 पेरेंट्स हैं और 2 पेरेंट्स में से
अगर आपका आई कलर है तो आपके आई कलर के लिए आपके पास 2 जीन्स हैं, 2 ट्रेड्स हैं, और कौन सी डोमिनेट करेगी, तो आपके पास चॉइस है, आपके पास वेरिएंस आ सकती है। फॉर एग्जांपल ये पढ़ लो फिर समझा दो। इफ़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन इंटरब्रीडिंग ऑफ क्लोज रिलेटेड इंडिविजुअल्स एंड इट रिड्यूसेस अकरेंस ऑफ वेरिएशन इन दिस, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरब्रीडिंग करा दी जाए जो कि बहुत क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी ब्रीडिंग करा दी जाए जो कि बहुत ही ज़्यादा एक जैसे दिखते हैं, तो क्या होता है, वो जो आपके वेरिएशन होने के चांसेस है ऑफस्प्रिंग में उसको कम कर सकता है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन ऑर्गेनिज्म ए एंड बी, this is an organism A and this is an organism B. अब इन्होंने क्या किया, दे रिप्रोड्यूस्ड सेक्सुअली, इनके 2 ऑफस्प्रिंग आए, ऑफस्प्रिंग C एंड ऑफस्प्रिंग D। अब इसकी अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट ए का कलर आई का क्या है, ब्राउन है, और बी का क्या है, ब्लू है। अगर आपका सी का कलर ब्राउन आता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज फादर एंड दिस इज मदर, और इसका आपका ब्लू आता है, तो इसका मतलब क्या है, जो सी है उसमें ए ट्रेट डोमिनेंट थी जो फादर से आई थी, और ब्लू आइज डी की हुई है, मतलब इसमें बी ट्रेट मदर की डोमिनेंट थी, इसीलिए यहाँ पे ब्लू कलर आई का आया है। फॉर एग्जाम्पल फिर रिप्रोड्यूस किया और यहाँ पे आपके पास ई प्रोजनी आई, ई प्रोजनी, तो इसमें क्या है, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका ग्रीन आई कलर आ गया। ग्रीन तो ना ए ट्रेट का है ना बी ट्रेट का है, बट आपको एक बात याद रखनी है, जो आपका फादर है और मदर है, दे हैव ऑल्सो बीन प्रोड्यूस सेक्शुअली, तो उनमें भी 2 ट्रेट्स होंगी। फॉर एग्जांपल फादर में ब्राउन ट्रेट थी तो उनके पास ब्राउन, और उनके पास ब्राउन ट्रेट थी, बट जो मदर है उसके पास क्या थी, आपके पास ब्लू और ग्रीन ट्रेट थी। तो यहाँ पे ये ग्रीन, यहाँ पे मदर में तो ये ब्लू ट्रेट आपके पास हो गई, बट ग्रीन ट्रेट रिसेसिव ट्रेट अभी भी तो प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन ट्रेट आपकी ई को मिली, तो आपका बी मदर ट्रेट है वो आपकी यहाँ पे एक्सप्रेस हुई। क्लियर? अब आपकी सिग्निफिकेंस पढ़ लो वेरिएशन की जल्दी से। Significance of variation. Variation enables organism to adapt themselves according to changes in environment. अब हमारे environment में continuously change आ रहा है, इसकी वजह से अगर हमें इस environment में survive करना है तो हमें क्या चाहिए, हमें वेरिएशन चाहिए जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर आप वही टेम्परेचर पे आपकी वेरिएशन नहीं हो गया, वही टेम्परेचर पे रह जाओगे, आप हीट वेव सर्वाइव नहीं कर पाओगे, जैसे हमारा ओल्ड पेरेंट बैक्टीरिया नहीं कर पाया था। इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होनी है तो उसके लिए ये रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। इट इनेबल्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अगर आपकी बुरी से बुरी कंडीशन, जैसे हमने एग्जांपल ली थी हीट वेव की, वैसी कंडीशन आ सकती है तो उसके लिए ऑर्गेनिज्म को ये हमारा इनेबल करते हैं ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द रेसेस विच यूजिंग फॉर देयर आर सम यूजफुल ट्रेट्स विच वुड मेक द, जो कि हेल्प करते हैं इम्प्रूव इन द रेस ऑफ यूजफुल एनिमल एंड प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल ए बी, इसका हमारे लिए कोई भी यूज़ नहीं था, बट इनके पास जो ऑफस्प्रिंग बना वो क्या है, वो यूज़फुल निकला।
तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रेसेस इम्प्रूव हो सकती हैं। इट फॉर्म बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी का बेस बना देता है। इट ऑल्सो लीड्स एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू ट्रेड्स, इसकी वजह से न्यू ट्रेड्स की एग्जिस्टेंस हमें मिलती है। अब देखो एनसीईआरटी कॉर्नर आ गए। इफ़ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन एंड ए सेक्शुअली रिप्रोडक्टिव स्पीसीज and B trait exists 60% in the same population, which is trait is likely to be arisen earlier. अब आपकी अगर A trait है एग्जिस्ट कर रही है 10% पॉपुलेशन में जो कि सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करती है, और जो आपकी 60% है वो सेम पॉपुलेशन में है, तो ट्रेट क्या है, अराइजन अर्लियर, किसकी वजह से? द ट्रेट बी इज़ मोर लाइकली टू राइज अर्लियर as this trait has already been existing and replicating in a large percentage of population. अब ये पूछते हैं कि इनमें से कौन सी ट्रेट पहले आई होगी, तो आपकी बी ट्रेट पहले आई होगी क्योंकि ये पॉपुलेशन ज़्यादा में दिखती है। अब जो ये 10% पॉपुलेशन में ये न्यू ट्रेट है, अभी रिसेसिव ट्रेट है, ज़्यादा जानों में नहीं है, पर ये क्या है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, मतलब ये पहले से है आपके पास। फिर आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन की मदद से सर्वाइवल आप कैसे कर सकते हो? जेनेटिक वेरिएशन इनेबल स्पीसीज टू बेटर अडैप्ट द चेंजेस इन एनवायरनमेंट एंड अलाउज द फ्रीक्वेंसी ऑफ alleles to increase or decrease through the nature selection and form the basis of evolution. These variation will determine the extension or continuation of species. देखो अब अगर आपके पास जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब जीन्स में वेरिएशन आया है, तो वो इनेबल करता है कि स्पीसीज़ आपके जो चेंज है एनवायरनमेंट में उसको सर्वाइव कर पाए। जैसे एग्जांपल हीट वेव को याद रखो, सब कुछ दिमाग में आएगा। इट अलाउज द फ्रीक्वेंसी, जबकि आपके एलील्स होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी उनको इंक्रीज या फिर डिक्रीज़ करता है, जो कि एक नेचुरल सिलेक्शन होती है, नेचर की सिलेक्शन होती है, जो कि आपके एवोल्यूशन का बेस बनाता है। और जो वेरिएशन है वो डिटरमाइन करती है कि जो स्पीसीज़ है वो ज़िंदा रहेगी या फिर एक्सटेंट हो जाएगी। इसमें एक समझने वाली बात है यहाँ पे, अलील्स क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इस क्रोमोसोम के ऊपर ये मेरे पास ऑरेंज ट्रेट है और दूसरे पे येलो है, तो ये जो ट्रेट हमारे क्रोमोसोम कैरी करते हैं इसको हम कहते हैं एलील्स। क्लियर है? लास्ट आ जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब हेरिडिटी क्या है, आपको जेनेटिक जो कैरेक्टर्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचाने, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स क्लियर है? अब आगे चलो। अब ये कैरेक्टर क्या क्या होते, कैरेक्टर्स सच हाइट, फेशियल फीचर, बॉडी कलर सीन इन इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। अब जो भी आपके पास कैरेक्टर आपको देखने मिलते हैं, चाहे वो हाइट हो, आपकी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, या फिर फेशियल फीचर हो, कैसा आपकी शक्ल, आपकी आँखें कैसे हैं, आपका नाक कैसा, आपके लिप्स कैसे हैं, और जो आपका बॉडी कलर है ब्राउन, वाइट, ब्लैक, वो सारा आपका कैरेक्टर है, वो आपको ट्रेट कहलाती है। अब ट्रेट्स भी दो टाइप की हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान से करना। जो इनहेरिटेड ट्रेट है, दोज ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेट्स। एग्जाम्पल फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स, बॉडी कलर एंड आई कलर। जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होती हैं वो डीएनए कंट्रोल करता है, जो आपकी डीएनए में इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से आपकी वो ट्रेट्स होती हैं। अब ये जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को मिलती हैं। एग्जाम्पल होगी, अगर आपका ईयर लोब है, आपको समझ नहीं आएगा, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब, ये देखो
डोंट जज माई ड्राइंग, बट आपको समझाने के लिए ये देखो, कईयों का तो आपका इस तरीके से होता है ईयर, और कईयों का आपका ईयर होता है इस तरीके से, लाइक हल्का सा यहाँ। वेट अ मिनट, फिर से बनाते हैं। तो एक तो ये हो गया ईयर, और एक हो गया ऐसे, मतलब कईयों के जो होता है लोब होता है, एकों के तो कान सीधे अटैच होते हैं, और एक का क्या होता है इस तरीके से नीचे स्ट्रक्चर बन के फिर कनेक्टेड होता है, इस तरीके का ईयर होता है। तो दो टाइप के आपने ईयर लोब देखे होंगे। आपका बॉडी का कलर क्या है, आपकी आइज़ का कलर क्या है, वो आपका कौन डिटरमाइन करेगा? इनहेरिटेड ट्रेड्स, जो डीएनए में इंफॉर्मेशन होगी। Acquired traits, those traits which are acquired from the lifetime of an individual that are not transferred from future generation are called acquired traits, such as loss of an organ. अब आपके acquired trait क्या है? जो आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी से ली है, कहीं से ली है, अभी आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसमें ट्रांसमिट नहीं होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ अ पर्सन, ये पर्सन है आपका पर्सन ए, इसने रिप्रोड्यूस, ओके, तो इसका क्या हुआ? कार एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें क्या है, पहले इसके पास क्या था? हार्ट था। अब क्या हुआ? इसके पास हार्ट नहीं है, इसके पास कोई मशीन लगाई पड़ी है, तो यहाँ पे कोई XYZ मशीन है। अब इसका मतलब ये नहीं है जब ये रिप्रोड्यूस करेगा कि जो इसका ऑफस्प्रिंग होगा उसके यहाँ पे हार्ट ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऑफस्प्रिंग में क्या हो, वो मशीन लगी हो, नहीं, उसमें हार्ट ही होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसमें आपकी लाइफ टाइम में एक्वायर्ड ट्रेट है वो यहाँ पे इसमें नहीं होगी। ये तो होगा कि आपके पास हार्ट होगा, पर ये नहीं होगा। क्लियर है? अब देन आपका आ गया जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जब आप हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हो तो उसको जेनेटिक्स कहते हैं। द टर्म जेनेटिक्स वॉज गिवन बाय W. वेस्टन इन 1905 में। आपका W. बेटसन ने आपको टर्म जेनेटिक्स दी थी। ही वॉज वन ऑफ द डिस्कवर्स ऑफ मेंडल्स वर्क। मेंडल के वर्क को वो डिस्कवरर था। जेनेटिक्स वर फर्स्ट स्टडीड बाय ऑस्ट्रियन मॉन्क नेमली जॉर्ज जॉन मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स है आपका मेंडल, जिसने आपको स्टडी किया था जेनेटिक्स को, जो कि एक ऑस्ट्रियन मॉन्क था, मतलब ऑस्ट्रिया में मॉन्क था। अब हम करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एंड देन मोनो हाइब्रिड क्रॉस तक करेंगे और डाई हाइब्रिड क्रॉस अगले लेक्चर में करेंगे। अब मेंडल का एक्सपेरिमेंट देखो। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब वो आपका जो जॉन मेंडल था वो फादर ऑफ जेनेटिक्स, हमने पहले पढ़ लिया। विद द हेल्प ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑफ गार्डन पीस he was able to formulate laws which explain inheritance of characters. Although Mendel described his result in 1866, his work was recognized in 1900 when the Mendel's law were rediscovered simultaneously by three scientists, namely Hugo de Vries, a Dutch biologist, Karl Cornus, a German botanist, and Erich ट्रेशमर्क एन ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट। तो आपका ये जो मेंडल था वो उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, और उसने गार्डन पी से हमें बता दिया था, उसने ऐसे लॉ निकाल दिए थे कि इनहेरिटेंस कैसे होगी कैरेक्टर की। उसने जो अपने रिज़ल्ट थे वो 1866 में दिए थे, पर जो उसका वर्क था वो 1900 में रिकॉग्नाइज हुआ था, जबकि वो एक रीडिस्कवर्ड किया गया था 3 साइंटिस्ट से, जिनका नाम था हुगो de Vries, कार्ल कॉरन्स एंड एरिक ट्रेशमार्क।
जब इन्होंने इसको रिकोडिक्स किया तो इसको नोटिस किया गया था 1900 में। अभी आपके पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगी। ये 1 मार्क में पूछी भी जा सकती है एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल, क्योंकि आपको इसके बिना समझ नहीं आएगा। तो इन्होंने टेस्ट प्रेप लिखा हुआ है, बिल्कुल टेस्ट प्रेप ही है ये। अब पहला आ गया आपका डोमिनेंट ट्रेट। ओके, सो अब हम करने जा रहे हैं वो वाली टर्म्स जो हमने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो यहाँ पे आपकी टर्म्स थी ना, यहीं से स्टार्ट करेंगे। दोबारा सेव क्यों करनी पड़ रही है भैया? तो चलते हैं आपके 160। ओके, हम यहाँ पर थे, राइट। अब यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये 1 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, ये नहीं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। आगे वाला जो आपका एक्सपेरिमेंट है मेंडल का, वो समझ नहीं आएगा। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? जो ट्रेट इन विच अपीयर्स इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर T टॉल टॉल। अब डोमिनेंट ट्रेट क्या होती है? जो एक्सप्रेस होती है, जो कि आपकी F1 प्रोजनी में आपको देखने को मिलती है। अब रिसेसिव ट्रेट जो F1 जनरेशन में नहीं दिखती, नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, लाइक TT। डोमिनेंट ट्रेट जो ज़्यादातर देखी जाए, फॉर एग्जांपल पी प्लांट लिए थे, वो ज़्यादातर टॉल थे तो वो TT टॉल थे। अगर आपका एग्जांपल ले हम रिसेसिव ट्रेट की, तो वो स्मॉल TT थी, वो कि ड्राफ्ट था। हम स्मॉल लेटर से रिसेसिव को देखते हैं और कैपिटल लेटर से डोमिनेंट को। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एग्जांपल इनहेरिटेंस ऑफ टॉल एंड ड्राफ्ट सेल्स। मोनो हाइब्रिड में जब आप एक ड्रॉफ को और एक टॉल को, मतलब ऐसी स्टडी होती है जिसमें आप इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर, एक ऐसे पेयर के साथ आप क्रॉस करवाते हो, ऐसी इनहेरिटेंस कराते हो एक पेयर की जिनके पास अलग अलग कैरेक्टर है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो उनकी जब आप क्रॉस कराते हो तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस बनता है। फिर आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट इज़ द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दैट इज क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स फ्रॉम टू पेयर। अभी आपका कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे एक पेयर था, यहाँ पे 2 पेयर होते हैं कंट्रास्टिंग। ट्राई पेरेंट में 3 पेयर होते हैं कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर आ गया आपका बैक क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन हाइब्रिड विद एनी पेरेंट डोमिनेंट और रिसेसिव इज नोन। अगर जो आपके F1 प्रोजनी बनी, F1 प्रोजनी में क्या बनता होता है? TT बनता होता है, तो हाइब्रिड बनेगा। तो आप अगर डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के साथ किसी के साथ भी कराओगे, TT के साथ कराओगे, तो वो बैक क्रॉस बनेगा। फिर आपका टेस्ट क्रॉस आ जाएगा, जो क्रॉस होता है F1 जनरेशन और रिसेसिव पेरेंट में। जो F1 प्रोजनी में जो भी बना और रिसेसिव पेरेंट्स के साथ अगर आप क्रॉस कराते हो तो उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अब रेसिप्रोकल क्रॉस के, द रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व्स टू क्रॉसेस कंसर्निंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक बट रिवर्स सेक्स। It means that if first cross A is female then B is male, then the second cross A will be male and B will be female. ये हम रेसिप्रोकल क्रॉस कैसे कराते हैं? अगर हमारा फर्स्ट टाइम में जो A है वो फीमेल आया और B मेल आया, तो हम सेकेंड टाइम जब क्रॉस कराएंगे तो A आपका मेल आएगा और B आपका फीमेल आएगा। इसमें क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस होता है, जिसमें कि आपके पास जो 2 क्रॉसेस होते हैं वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बट उनके पास रिवर्स जेंडर सेक्सेस होते हैं। जेनोटाइप, जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रेट। अब आपकी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे ट्रेट की? उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। टी स्मॉल टी फॉर टॉल प्लांट्स। फिनोटाइप फिजिकल एक्सप्रेशन होता है, जैसे कि टॉल टी प्लांट, नोटेड बाय द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये डायरेक्ट है।
allele. Alleles are the pair of genes that occupy specific location in particular chromosome and control the same trait. मैंने आपको बताया था इस तरीके से क्रोमोसोम पर बैठे हैं भैया और ट्रेट कंट्रोल कर रहे हैं. Then homozygous trait. They have similar alleles of specific traits and they're dominant or recessive. अगर आपकी होमोजाइगस है तो यहाँ तो वो टी होगी या फिर स्मॉल टी होगी और इसमें से ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट बनता है. पर जैसे अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो उसमें डिसिमिलर डिफरेंट एलील्स होंगे और एक स्पेसिफिक ट्रेट के लिए एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा. मतलब ये सिंपली क्या कह रहा है आपको, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी प्रोड्यूस करेगा दो टाइप ऑफ गैमीट. अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, इस पे लगाओ तुम चांद सितारे. ये है आपका इम्पॉर्टेंट. अब मेंडल्स एक्सपेरिमेंट. मेंडल चूज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पीस फॉर इंस्टेंस. इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज. अब मेंडल ने आपका गार्डन पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इसके एडवांटेज है वेल डिफाइंड कैरेक्टर. उसके काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स हैं. कोई रिंकल सीड बन गया, कोई राउंड बन गया, कोई टॉल प्लांट बन गया. तो बहुत सारे वेल डिफाइंड कैरेक्टर्स हैं. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. अब बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका फ्लावर है. अब इसमें एंथर भी होगा विच इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और इसमें ओवरी भी होगी दैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. सो इट हैज़ बोथ सेक्सेस. सो इट इज़ बाइसेक्सुअल. क्लियर. इसके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं. फिर होता है प्रीडोमिनेटली सेल्फ फर्टिलाइजेशन. ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की भी कैपेबल है. इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, अभी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी वो ईजीली हो जाता है. और जबकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन है वो भी पॉसिबल है और सेल्फ भी है और क्रॉस भी दोनों हो सकती है. क्योंकि अगर सेल्फ का मतलब है कि आपका ये एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के यहाँ चले गए, और जबकि क्रॉस क्या है, एक ये है एक ये है. इसमें एंथर है और इसमें ओवरी है. इसमें स्टिग्मा है और इसमें ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये फीमेल वाला है. जैसे मेल फ्लावर दिस इज फीमेल फ्लावर. तो यहाँ से पॉलन ग्रेन में आएंगे तो इसको आप क्रॉस कह देते हो, अलग अलग फ्लावर से जा रहे हैं. अब ये सेम से जा रहे हैं तो ये आपका होगा सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर है क्यों लिया उसने. हम मोनो हाइब्रिड. Since garden pea plant is self-fertilizing, the anther should be removed before maturity. अब क्या है, अगर आपको गार्डन पी प्लांट आपको पता है वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी कर सकता है, तो जो एंथर है वो रिमूव करना पड़ेगा मेजॉरिटी से पहले. तो इसको हम ईमैस्कुलेशन कहते हैं. बैगिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट स्टिग्मा फॉर फॉरेन पोलन. अगर फिर हमने उसके ऊपर क्या लगाना है, जो आपका स्टिग्मा है उसके ऊपर फॉरेन पोलन ग्रेन आने से रोकने के लिए बैगिंग कर देनी है. एट द डेंसाइन स्टेज द पोलन मेल पेरेंट शुड बी dusted on the feathery stigma of the muscular flower. At the time pollination, pollen should be mature and stigma should be receptive. समझो. पहले आप क्या करोगे, इनके पास दो फ्लावर हैं. अब क्या है, दोनों बाइसेक्सुअल है. फॉर एग्ज़ाम्पल इसका हमें मेल पार्ट चाहिए और इसका फीमेल पार्ट चाहिए. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसका ये वाला पार्ट काट दूँगा और इसका ये वाला काट देंगे. क्लियर. तो अभी ऐसे कुछ लगेंगे.
अब जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाता तो पहला प्रोसेस समझ आया, ये वाला पहला प्रोसेस है, दैट इज़ इमैस्कुलेशन। फिर जब तक ये मैच्योर नहीं होता तब तक इसको बैगिंग कर देते हैं इसकी। क्यों? क्योंकि कोई अगर फॉरेन पोलन ग्रेन आ गया, भैया ये तो पोलन ट्यूब बना लेगा और रिप्रोड्यूस कर जाएगा और फ्रूट और सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर हमें तो इसके साथ करवाना है, तो इसकी बैगिंग कर देते कि कोई भी पोलन ग्रेन इसके ऊपर ना आ जाए। फिर बैगिंग कर देते प्रोटेक्शन के लिए। फिर डस्टिंग पोलन ग्रेन। अब यहाँ से पहले में से क्या लेते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स ले लेते हैं। बड़े पेन से करें, ये दिख रहा है, ये पोलन ग्रेन्स ले लिए और यहाँ पे आपकी ओवरी है, ओवरी के ऊपर अब ये क्या कर दिया, डस्ट कर दिए। अब उसके बाद पॉलिनेशन हो जाएगी, पॉलिनेशन हो जाएगी। ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल फॉर एक्स एक्सपेरिमेंट, देयर 7 विजिबल ट्रेड्स। अब जो आपका पी प्लांट है इसमें 7 ट्रेड्स होती हैं। जो मेंडल ने ट्रेड्स चूज की अपने लिए वो थी ये वाली। तो पहली आपने ली स्टेम की हाइट। अब डोमिनेंट और रिसेसिव मैंने आपको बता दिया है, पीछे जाकर देख लो अगर नहीं पता। तो डोमिनेंट टॉल है और ड्रॉफ क्या है, अगर छोटा रह गया, अगर शॉर्ट है तो वो रिसेसिव है। फ्लावर कलर वॉयलेट डोमिनेंट है और वाइट रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर पोजीशन एक्सियल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। पॉड शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। पॉड कलर ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट है और रिसेसिव रिंकल्ड है। सीड कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव है। क्लियर? ये कुछ भी नहीं है, ये आपके ट्रेट्स हैं, जो आपके ट्रेट्स होते हैं कि उसके क्या करेक्टर्स हैं, वही हैं बस कि आपके करेक्टर्स क्या क्या हैं। अगर उसके पास वाइट कलर के फ्लावर हैं, ग्रीन कलर वाइट कलर के हैं, सीड आपके राउंड हैं या फिर रिंकल्ड है। राउंड और रिंकल तो पता ही होगा, ये भी समझाना पड़ेगा। राउंड आपका ऐसे होगा, रिंकल आपके कुछ ऐसे हो गए। अभी ऐसी आपको पी के ट्रेड्स, पी की शेप आपको ऐसी दिखेगी, यहाँ पे ऐसी तो इतनी तो दिख, ये भी होती है पर ये इतनी नहीं दिखती। क्लियर? अब आपका मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। When the self-pollination was made between tall and dwarf plant and F1 generation was obtained, it was found that resultant generation would be express only one of the trait that is tall, not other. The trait which is being expressed is called dominant, whereas one which is not expressed is called recessive trait. अब देखो, जब आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराई टॉल प्लांट और ड्रॉफ प्लांट में और फिर क्या बनी, F1 जनरेशन बनी, तो आप ऑब्टेन हुई। तो ये फाउंड किया गया कि जो आपके रिजल्टेंट जनरेशन निकली F1 जनरेशन, उसमें सिर्फ एक ही ट्रेट है जो वो एक्सप्रेस हुआ। ऐसे नहीं है कि अगर ये ड्रॉफ है टॉल है तो इसकी जो प्रोजनी बनी हाफ टॉल बन गई हाफ ड्रॉफ बन गई, नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेट एक्सप्रेस हुआ सभी में जो कि था टॉल, कोई भी और नहीं। जो आपका ट्रेट था जो एक्सप्रेस हो गया, जो ट्रेट एक्सप्रेस हो गया वो डोमिनेंट है और जो नहीं एक्सप्रेस हो पाया वो रिसेसिव है। तो यहाँ पे डोमिनेंट क्या है, टॉल ट्रेट है यानी कि टी है, और रिसेसिव क्या है, स्मॉल टी। अब जो डोमिनेंट ट्रेट है टॉल, वो एक्सप्रेस्ड होते हैं बोथ होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशंस में, और जो रिसेसिव है वो अपीयर होते हैं सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में। होमोजाइगस मतलब यहाँ पे आपको अगर टॉलनेस देखनी है, जो डोमिनेंट ट्रेट है वो दोनों होमोजाइगस मतलब कि जो आपके पास दोनों ट्रेट्स हैं वो सिमिलर होंगी। लाइक यहाँ पे आपका आएगा कैपिटल टी, जो कि आपका होमोजाइगस टॉल होगा। अब हेटेरोजाइगस टॉल होगा एक बड़ा टी और एक छोटा टी, और होमोजाइगस कंडीशन फॉर स्मॉल क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट छोटा टी।
अब ये समझो, इम्पोर्टेंट है। पेरेंट था आपके पास टॉल प्लांट, टी टी कैपिटल। ड्रॉफ प्लांट था टी टी स्मॉल कैप स्मॉल। अब इनको हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो ये क्या बना, टी बड़ा टी और छोटा टी F1 जनरेशन में, जो कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन से बना, मतलब जो सारे प्लांट्स थे वो टॉल बने। अब ये आप बनाओगे कैसे, ये आप बनाओगे कैसे, ये देखो इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने सिर्फ F2 प्रोजेनी का दिया हुआ है। देखो आपके पास पहले क्या था, बड़े दोनों कैपिटल थे तो यहाँ पे कैपिटल लिख लो, यहाँ पे दोनों स्मॉल थे तो ये दोनों स्मॉल लिख लो। अब आपका क्या रिजल्टेंट प्रोजेनी बनेगी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी, बड़ा टी छोटा टी। अब ये क्या है, अभी तो पढ़ा हमने, ये है हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस टॉल, मतलब चारों के चारों ये टॉल बनेंगे, ये चारों के चारों टॉल बनेंगे। लगा, ये पूछा भी जाता है तो इस पे लगा लो हाइलाइटर। समझ आया। मूविंग फर्दर, अब आपका सेकेंडली उसने फिर क्या किया, अब उसने सोचा कि F2 जनरेशन बना दे। इन F2 जनरेशन obtained by selfing first F1 generation, the dominant and recessive traits obtained were in ratio 3:1, that is 75%, and offspring had dominant trait while 25% of recessive trait 3:1 is also known as the Mendel monohybrid ratio. अब जब F2 जनरेशन को obtain किया गया, जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराई, फर्स्ट जनरेशन की डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट वो हमें मिली रेशो 3:1, मतलब जो डोमिनेंट ट्रेट थी वो हमें 75% मिली और जो रिसेसिव ट्रेट थी वो 25% मिली। फिर क्या हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, 3:1 को मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड रेशो। अब यहाँ पे इसका तो डब्बा दिया ही हुआ है। अभी F2 जनरेशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारे पास छोटे बड़ा टी छोटा टी बना था हमने वो लिया, यहाँ पे भी टी कैपिटल टी स्मॉल है और यहाँ पे भी टी कैपिटल टी स्मॉल है, तो ये आपका आया है फादर से और ये आया आपका मदर से। तो जो आपका टी पहले में तो देखो ये भी बड़ा टी ये भी बड़ा टी, तो ये बनाएगा कैपिटल टी जो कि टॉल होगा। फिर आपका बड़ा टी है और छोटा टी है तो वो बनाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी जो कि टॉल ही होगा। फिर आपका ये कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट विल बी टॉल। और लास्ट पे ये भी स्मॉल टी है और ये भी स्मॉल टी है तो ये बनाएगा स्मॉल टी जो कि ड्राफ्ट है। तो अब देखो ये कितने की रेशो आ गई, इसमें से क्या है 3:4 क्या है, डोमिनेंट रेट है, और 1/4 क्या है आपकी, 1/4 क्या है आपकी ड्रॉफ्ट रेट है, यानी कि रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर। अब जो आपकी फिनोटाइपिक रेशो आ गई वो तो आ गई 3:1, मतलब 3 टॉल आ गया और 1 छोटा आ गया। जेनोटाइपिक रेशो क्या आ गई कि टी कितने हैं 25%, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं 50%, 2, और 1 क्या है टी 25%, तो टी रेशो टी small t and small t is 1:2:1, that is genotypic और phenotypic क्या है आपका 3:1। क्लियर। ओके, थर्ड आता है आपका that is Mendel further found that genotypic ratio of F2 generation was 1:2:1 of pure dominant and hybrid and pure recessive forms. He concluded that traits which remain hidden in F1 generation got expressed in F2 generation, and this was later proved in F3 generation. अब मेंडल ने क्या किया,
कि जो आपका जीनोटाइपिक रेशो है वो क्या है 1:2:2, जो कि आपका है कैपिटल टी रेशो कैपिटल टी रेशो स्मॉल टी। मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट और होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट। और जो हाइब्रिड है और रिसेसिव प्योर फॉर्म है। तो उसने कंक्लूड किया जो ऐसी जो आपके पास ट्रेट थी जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं हो पाई वो आपकी F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होगी, और ये प्रूव कर दिया गया था F3 जनरेशन में। अब रीज़न ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट सक्सेस क्यों रहा? ही सिलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स ऑफ पी एक्सपेरिमेंट, मतलब ट्रू लाइन्स चूज़ की उसने। ऐसे नहीं है कि अगर आपको कोई प्योर चीज़ बनानी है तो आप उसमें मिक्स यूज़ नहीं कर सकते। अगर प्योर घी चाहिए तो आपको प्योर दूध भी चाहिए, वैसी बात। ही स्टडी सिंगल ट्रेट एट अ टाइम, उसने सिर्फ एक ट्रेट को एक टाइम पे स्टडी किया। अगर वो कलर ऑफ फ्लावर कर रहा है तो कलर ऑफ फ्लावर ही किया, उसने हाइट छोड़ दी। अगर हाइट कर रहा है तो वो बाकी सारी 6 ट्रेट्स को उसने छोड़ दिया। एक एक करके पढ़ा, ऐसे ही आप भी पढ़ा करो, एक एक करके आपका कंसेप्ट क्लियर करते चलो। दिस एक्सपेरिमेंट है लार्ज सैम्पलिंग साइज, लार्ज सैम्पलिंग साइज था। ऐसे नहीं था कि उसने 2-3 पौधों पे किया, उसने अबाउट हंड्रेड्स ऑफ प्लांट्स पे ये किया। ही अप्लाइड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड, अब उसने स्टैटिस्टिक, उसने साइंस और मैथ दोनों को यूज़ करके ये रिजल्ट निकाला था। ही वॉज लक्की इनफ टू सिलेक्ट विजिबल ट्रेट्स, इसने विजिबल ट्रेट्स को यूज़ किया था। एज द जीन ऑफ दिस ट्रेट लोकेटेड इन 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, और जो जीन था वो एक ट्रेट के लिए वो लोकेटेड था 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में। अब इसके बारे में पढ़ के ये लेक्चर एंड करते हैं और फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस से शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले वीडियो में। तो जो जॉर्ज जॉन मेंडल था, मेंडल वाज मोनेस्ट्री में पढ़ा था और स्टडी की थी साइंस एंड मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ वीना पे। फेलियर इन एग्जामिनेशन ऑफ टीचिंग सर्टिफिकेट एंड डिड नॉट zeal a scientific quest. He went to his monastery and started growing peas. Many of the other studies inheritance of traits in peas and other organisms earlier, but Mendel blended his knowledge of science and maths and the first one of the count the individual exhibiting a particular trait in each generation, and this helped him to arrive the law of, अब इसने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाल दिए। तो इसके साथ आपका ये तो ख़त्म होता है और कल को हम करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से शुरू। तो फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ कि आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस रह गया और मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस रह गए, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स रह गया और बेसिक फीचर्स और मैकेनिज्म में, और लास्ट पे सेक्स डिटर्मिनेशन के साथ हम इस लेक्चर को एंड इस चैप्टर का एंड कर देंगे। और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एवोल्यूशन तो ये तो कट गया है। ये आपका है क्वेश्चन, ये कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, एंड देन ये बाकी सब यहाँ पे ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है, ये भी कट गया है। भैया कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में आपका, मतलब है तो बहुत कुछ पर एवोल्यूशन सारा कट गया है। तो कुछ फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर चैप्टर का कर देंगे दी एंड। एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी करेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है जब रोड चैनल आपके साथ है। एंड अभी टाइम टेबल पे भी वीडियो आने वाली है तो उसके लिए भी जागते रहना। तो इसके साथ करते हैं आपको बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना अगर सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।